हेलो दोस्तों। जैसा कि सीटेट 20 दिसंबर 2021 की फाइनल जो क्वेश्चन पेपर थे वो आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी का अभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिलहाल सीडीपी की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट। हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सीटेट जो 20 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं। और आप सभी को नहीं मिले तो आप अपनी जीमेल में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि अब हम सीडीपी की बात करेंगे तो क्या क्या आंसर थे उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो यानी कि समय समय पर बच्चे के स्मरण और प्रत्यायन की योग्यता का मापन करना। सेकंड है अध्यापन के दौरान विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं। और नीचे जैसे अंकों ग्रेड आ गए तो एक मिस पॉइंट हो गया, और निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में तो ये भी एक मिस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऊपर के दो पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो उनमें भी दो पॉजिटिव पॉइंट में से सबसे बेटर पॉइंट हमें सेकंड वाला लग रहा है, तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए लेख्य साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो खंडन योग, स्मृति सहायक, अग्रवर्ती आयोजक, संकल्पना मानचित्र। यानी कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करना किसके द्वारा करते हैं? एक मानचित्र बनाते हैं, एक संकल्पना बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं दिमाग में, उसके द्वारा ही आगे की जो गतिविधि होती है उनको अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा हमारा फोर्थ जो दे रखा है संकल्पना मानचित्र का। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक हो? तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सेकंड है विचार मंथन पर, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और बाकी ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इनका रोल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे होगा फर्स्ट और सेकंड, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला राइट होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, यानी कि विकल्प दे रखे हैं हमारे पास कि प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया है, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि भाई कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी, तो ए कथन के अकॉर्डिंग हमें नीचे के जो विकल्प दे रखे हैं उनका चयन करना है, ए और बी कथन के अकॉर्डिंग। तो विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की, यानी कि रटा रटाया जैसे सुना वैसे के वैसे बोल देना की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जैसे शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों गलत हैं, यानी ये आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बी था, लेकिन आप इसको आर को बी मान के चलिए। ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और बी यानी आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है,
और ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ये थर्ड जो बता रखा है यहाँ पे, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, सेकंड वाला पॉजिटिव पॉइंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप, तो ये भी एक मिस पॉइंट हो गया है, ये भी नहीं हो सकता। अभी तक हमारा सेकंड वाला बेटर पॉइंट लग रहा है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, तो ये भी एक मिस पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड पॉइंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि इसमें दे रखा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? यानी कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत थे उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि यानी जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसमें बदलाव करना। ठीक है, जो हमारी पूर्व ज्ञान होता है, ज्ञान को अगर हम शामिल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आत्मसात्रण। और अगर पूर्व ज्ञान को बदल देते हैं तो वो हो जाएगा समायोजन। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाला होगा। ठीक है, आत्मसात्रण। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि भाई ध्वनि, लय और शब्द तो किस में होते हैं? भाषा में होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी थर्ड ही हो जाएगा, यानी भाषिक। भाषा में जो भी पॉइंट आते हैं, ध्वनि, लय। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यानी कि उसने किस प्रकार के लक्ष्यों के प्रति उन्हें प्रोत्साहित हम करेंगे? ठीक है, तो आत्म पराजित, तो ये तो मिस पॉइंट हो गया, पराजित के लक्ष्य थोड़ी ना सिखाएंगे बच्चे को। असफलता स्वीकार्य, ये भी नहीं होगा। प्रवीणता अभिमुखी, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है असफलता से बचने वाले, तो असफलता से बचने वाले लक्षण तो हम क्यों सिखाएंगे? ठीक है, तो ये भी एक मिस पॉइंट हो जाएगा। हमारा थर्ड जो पॉइंट है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ये राइट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? ठीक है, भाई कौन सी नीति है जो चिंता का सामना करने में बच्चे को सक्षम नहीं बनाती है या सहायता नहीं देती है? तो छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। ठीक है, सेकंड है छात्रों को अतिक्रम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। ठीक है, और अगला है कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो दोनों पॉइंट ऊपर के पॉजिटिव हैं बजाय थर्ड वाले के। और नेक्स्ट है हमारा छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। तो जो थर्ड पॉइंट है वो बेटर है बाकी तीनों की तुलना में। मतलब इसमें ऊपर क्वेश्चन में लिख रखा था कि सहायता नहीं देती है, तो बाकी तीन जो है वो सहायता दे रही हैं, और जो तीसरे नंबर का है ये सहायता नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे तुलना की बात की जाती है जो मिस पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड वाला। फिर हमारा आता है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये एक नया क्वेश्चन था जिसमें अधिकतर बच्चों ने शायद गलत कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बताया गया कि भाई परीक्षा के लिए पढ़ना। तो ये तो हम वैसे भी सोच करके दे सकते हैं आंसर कि भाई किसी भी शिक्षा नीति में अब जो नई तैयार हो रही है उसमें रटंत प्रणाली का कहीं पे भी आह्वान नहीं किया गया है, तो परीक्षा के लिए पढ़ना, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट है नहीं, ये तो एक मिस पॉइंट हो गया। ठीक है, वेदन और अभ्यास, ये भी नहीं होगा। ठीक है, संप्रत्ययी समझ, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और आगे है स्मरण आधारित शिक्षा,
तो स्मरण का मतलब होता है कि भाई रटंत प्रणाली। ठीक है, तो ये तो कहीं भी बात नहीं की गई है। परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं बताया गया कहीं भी। अभ्यास का इस प्रकार का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो समप्रत्ययी समझ का यहाँ पे राइट पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे यहाँ पे जो ये दिखा रखे हैं ये राइट नहीं है, लगभग सभी कुछ ही सही हैं। ठीक है, तो आपको फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। यानी बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, किसके द्वारा वे अधिक सीखते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा। ठीक है, यानी जैसा बताया जा रहा है वैसे के वैसे उसको करना। ठीक है, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। तो ये तो सुनते ही राइट लग रहा है, तो सेकंड वाला हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, अगर नहीं होगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चॉइस करना है। फिर आता है हमारा कि भाई शीर्षगामी सिद्धांत विकास किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो शीर्षगामी हमारा यहाँ पे गामक विकास, भाषा विकास, गामक विकास पर लागू होगा। ठीक है, शीर्षगामी एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, यानी कि जो एक डिसेबल्ड बच्चा है यानी अक्षम है देखने में, तो उसे यानी कि किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसे किस चीज़ से यानी कि उसे ऐसी कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने कार्यों को अंजाम दे सके। ठीक है, तो उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत होगी। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी एक गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी को समान शिक्षा लेने का अधिकार है सभी के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे को घर पे रहने के लिए कहोगे। फिर आता है हमारा कि भाई समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट हो गया भाई, बिना किसी विशेष प्रावधान के, तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा, राइट आंसर थर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कि भाई पारो अपने पिता की बड़ाई की दुकान में उनकी सहायता करती है। ठीक है, भाई पारो के पिता है, उनकी बड़ाई की दुकान है, वह उनके काम में उनका हाथ बटाती है। जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उनको ब्लॉक बोला जाता है, को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि में सफलतापूर्वक मापती है। ठीक है, यानी उसके पिता जो काम करते हैं वह उनको देख करके सीख चुकी है, और वह जो काम करते हैं उन्होंने जो विधि सिखाई है उसी के अकॉर्डिंग वह कार्य करती है। तो उस विधि के अकॉर्डिंग वह उन ब्लॉक्स को मापती है। ठीक है, उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल में प्रवेश मिला, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं यानी कि गणित। ठीक है, यहाँ पे गणित मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, गणित की बात की जा रही है। गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को तो पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। गलत, मिस पॉइंट हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम बच्चे से। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए, नहीं। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये तो बात ही नहीं करनी हमें। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेश करना चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, राइट आंसर फोर्थ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। यानी ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। ठीक है, यानी वह शब्दों को बोलने लगी है तथा समझने भी लगी है, और शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं।
शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। ये कौन से स्टेज में आता है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसको समझने के लिए। अगर आपके इससे समझ नहीं आता है वस्तुओं के प्रतीक कौन सी अवस्था में होता है तो आगे आप पढ़ना। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो इससे आप आंसर का पता लगा सकते हो कि भाई संरक्षण, यानी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो संरक्षण और क्रमबद्धता कौन से स्टेज में करती है? मूर्त सक्रियात्मक में। लेकिन वह नहीं कर पाती तो उससे जस्ट पहले की अवस्था कौन सी होगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इज थर्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे बात की जा रही है निरंतर व्यक्ति प्रतियोगिताओं का आयोजन। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ दे रखा है मौखिक दंड, तो ये तो नेगेटिव हो गया। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो एक रूपी एक समान, ये भी नहीं होगा। केवल केवल ये भी एक मिस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा हमारा, जैसे ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। फिर है हमारा कि एक स्वर चिंतन यानी आत्मविभव, ऑटिज्म भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो अपने आप में खोए रहते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हो आप, वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। ठीक है, यानी एक स्वर चिंतन वाले छात्र है जो एक सत्र आयोजन में जो क्रियाकलाप है उनमें कठिनाई का सामना कर रहा है, यानी उन्हें बेटर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता। उनमें सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो बच्चे को विशिष्ट स्कूल भेजना। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एक मिस पॉइंट सा लग रहा है लेकिन अभी आपको आगे पढ़ना है। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, तो ये तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है पहले वाले से। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये भी मिस पॉइंट लग रहा है लेकिन ऊपर वाले से ज़्यादा मिस पॉइंट नहीं लग रहा है ये। ठीक है, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, तो ये ऊपर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मिस पॉइंट है। तो यहाँ पे दे रखा है कि दृष्टिकोण, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो ये सारे 3 पॉइंट हैं, ये तो पॉजिटिव लग ही रहा है। बाकी ये जो 2 पॉइंट है ये मिस लग रहे हैं लेकिन ये इससे ज़्यादा मिस नहीं है। तो मैं आपको बताना, तो आप सेकंड, सॉरी, बच्चों को इसिस्ट, ये वाला मिस पॉइंट है, तो ये रे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा मजे वाला। तो जैसे कि समीपस्थ यानी जेड पी टी की किसने बात करी है? ये हमारे लेव वाइगोत्स्की के साथ हम जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ठीक है, ध्यान देना, कौन सी विधि उचित नहीं है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, ठीक है, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये पॉजिटिव पॉइंट। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। ठीक है, परंपरावादी तो एक जेंडर बायस हो जाएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट पॉइंट ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो ये हम सभी जानते हैं कि परिवार एक प्राथमिक सामाजिकरण है।
तो हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो परिवार ही होगा और वो प्राथमिक समाजीकरण होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये फोर्थ वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल वगैरह समाज वगैरह आ जाएंगे। और अगर जैसे प्रारंभिक के साथ अगर जैसे परिवार और आस पड़ोस दे रखा है तो प्रारंभिक में ही आएंगे। लेकिन अगर आस पड़ोस को दूसरे किसी भी संस्था जैसे कि स्कूल से जोड़ दिया तो वह द्वितीयक में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। तो ये बात हमारे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार फिट बैठती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था अवस्था कौन सी है। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड, प्रारंभिक अवस्था। ये इनमें कुछ क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर वाले हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो यहाँ पे बात कर रही है भाई, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। राइट, ये हमारा जो सामाजिक क्रिया है इसकी बात करते हैं हमारे लिए वाइगोत्स्की जी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट आंसर। फिर हमारा आता है प्रश्न 25, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जैसे कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और इसके पॉइंट पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास अनुवांशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर आप इनको पॉइंट्स को पढ़ोगे पूरे चारों के चार पॉइंट्स को, तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो यहाँ पे एक मिस पॉइंट हो जाता है कि विकास एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेगेटिव पॉइंट होगा ये फोर्थ वाला होगा। तो हमारा फोर्थ आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा 26, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। यानी सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। तो मानक परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, मात्र स्मरण पर ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। एक शब्दोत्तर ये भी नहीं होगा। तो हमारा सहयोगी प्रायोजित कार्य यानी सहयोग के द्वारा। ठीक है, और अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, यानी बच्चा इसमें ऐसा इन चार जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो अंतर्मन यानी बच्चा जो भी क्रियाकलाप करता है वह अपने आंतरिक मन से अभिप्रेरित होकर करता है। तो कौन सा फिट बैठेगा इसमें, तो आप एक बार पॉइंट्स को पढ़िए। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि भाई रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से, ये तो यहाँ पे एक मिस पॉइंट हो गया, यानी कि 90% से अधिक अंक लाने पर घड़ी लाने का वादा किया है। तो ये तो अपने आप से प्रेरित थोड़ी हो रही है, ये तो माँ बाप जो सरप्राइज देंगे उसे, उसको वो पाने के लिए लालसा, तो वो आंतरिक मन से अभिप्रेरित नहीं है इस पॉइंट में। तो ये मिस पॉइंट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाने, ये भी नहीं है भाई अध्यापिका की प्रशंसा पाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है। ठीक है, अपनी परियोजना कार्य के लिए क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा, बहुत बेटर पॉइंट है रुचि, यानी रुचि रखता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हो रुचि। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इज राइट। और अगला पॉइंट हमारे को क्या दे रखा था, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता टीवी देंगे, ये तो राइट मिस पॉइंट हो गया।
तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था वो राइट था। फिर आता है हमारा 28 का क्वेश्चन जो है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश 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 को बढ़ावा देने की एक विधि है। यानी विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित यानी अपने से ही कार्य को अंजाम देने की स्वतंत्रता देने का क्या अभिप्राय है। यानी यंत्रवत अधिगम को बढ़ावा देने के लिए नहीं, अन्वेषित, जी बिल्कुल राइट, ये राइट हो जाएगा हमारा अन्वेषित। ठीक है, अपने आप से करेगा बच्चा इसमें। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। तो यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। और समावेश का नियम है समावेश, समावेश का मतलब वही होता है समावेशी शिक्षा। तो विभेदन भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होगा। मानकीकृत अनुदेश यानी अपने अकॉर्डिंग जिसको रखना है उसको रखना, ये भी मिस पॉइंट हो जाएगा। पृथक्करण और नामांकित तो यह भी मिस पॉइंट हो जाएगा, नामांकित वाला भी। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना यानी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं यानी विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी जिस भी प्रकार की स्थिति है उनको स्वीकार करना। कोई कौन सी स्टेज से आ रहा है, कौन कौन सी स्टेज से आ रहा है, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे सभी बच्चों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और लास्ट फाइनल क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआत सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यानी नैतिक की बात लॉरेंस कोलबर्ग के कौन से सिद्धांत में की गई है। तो यहाँ पे और सभी, आप अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो आपका राइट आंसर दिखेगा यहाँ पे फोर्थ, जो उत्तर पारंपरिक चरण है, जो 18 साल के बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस, और ईवीएस की भी बात करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, विश यू वेल्थ।